नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। के पाठक का तबादला किया गया। जी हां, राजस्व भूमि सुधार विभाग में तबादला कर दिया गया है के पाठक का। अब राजस्व भूमि सुधार विभाग में एसीएस बने रहेंगे। आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ एसीएस बने रहेंगे शिक्षा विभाग के। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के एसीएस पहले के पाठक थे, लेकिन उनका तबादला कर दिया गया है। अब वो राजस्व भूमि सुधार विभाग संभालेंगे। अब आपको बता दें कि शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ संभाल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, के पाठक का तबादला कर दिया गया है। काफी समय से के पाठक के तबादले को लेकर के बातचीत चल रही थी और आपको बता दें कि खबर सामने आई है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग अब संभालेंगे एसीएस के पाठक। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ बने रहेंगे। शिक्षा विभाग के एसीएस बने रहेंगे एस सिद्धार्थ। पहले के पाठक थे, लेकिन उनका तबादला कर दिया गया। अब वो राजस्व विभाग संभालेंगे। तो आपको बता दें कि के पाठक के तबादले को लेकर के काफी दिनों से चर्चा चल रही थी और बता दें आपको कि उनके कठोर नियम कानून की वजह से काफी लोग परेशान भी रहते थे और उनका कहना था कि के पाठक का तबादला किया जाए। कई बार दबाव बनाने की भी कोशिश की गई और ऐसे में यह खबर सामने आ रही है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में तबादला कर दिया गया है के पाठक का। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। दीपक कुमार सिंह ग्रामीण कार्य विभाग के एसीएस बने। अरविंद कुमार चौधरी गृह विभाग के प्रधान सचिव बने। आपको बताते चले कि वहीं लोकेश कुमार सिंह को वित्त विभाग का संपूर्ण अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। वित्त विभाग का संपूर्ण प्रभार जो है, आपको बता दें कि वो लोकेश कुमार सिंह को मिला है। भोजपुर के एसपी नीरज कुमार सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। प्रमोद कुमार यादव भोजपुर के एसपी बने हैं। नवादा के एसपी कार्तिकेय शर्मा का भी तबादला कर दिया गया। अम्बरीश राहुल को एक बार फिर से नवादा के एसपी बन गए हैं। पंकज कुमार पाल ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बने हैं। तो वहीं राजकुमार समाज कल्याण के निदेशक पद से हट गए हैं और भोजपुर के डीएम बने हैं राजकुमार। तो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आपको बताते चले, नवादा के एसपी कार्तिकेय शर्मा का भी तबादला हो गया है। अरविंद कुमार चौधरी का भी तबादला हुआ है। तो बड़े पैमाने पर आईएएस का तबादला किया गया है बिहार में। आईएएस अधिकारियों का दीपक कुमार सिंह ग्रामीण कार्य विभाग के एसीएस बनाए गए हैं। अरविंद कुमार चौधरी गृह विभाग के प्रधान सचिव बने हैं। वहीं लोकेश कुमार सिंह को वित्त विभाग का संपूर्ण अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें आपको, भोजपुर के एसपी नीरज कुमार सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। प्रमोद कुमार यादव भोजपुर के एसपी बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नवादा के एसपी कार्तिकेय शर्मा का भी तबादला कर दिया गया है। अम्बरीश राहुल को अब एक बार फिर से नवादा के एसपी बनाए गए हैं। पंकज कुमार पाल ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बनाए गए हैं। राजकुमार समाज कल्याण के निदेशक पद से हटाए गए हैं। भोजपुर के डीएम बने हैं राजकुमार। गढ़वा से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ट्रक और टेम्पो की टक्कर हुई है और आपको बता दें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रेन पकड़ने जा रहे थे ये लोग। नगर उटारी के पाल्हे गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर बड़ा हादसा। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और हादसे में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, देखिए सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है गढ़वा से, पूरी जानकारी दीजिए। कितने लोग जो है वो घायल है? देखिए, ये जो घटना घटी है नगोटाई थाना क्षेत्र के पाले गांव है, जो NH-75 सड़क पर घटना घटी है। 10 से 12 की संख्या में सभी लोग टेम्पू में सवार होकर प्रिया टोंगर एक गांव है, वहां से जब होकर नगोटाई रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। इसी बीच पाले गांव के पास जो विपरीत दिशा से एक ट्रक आ रही थी और टेम्पू में डायरेक्ट आकर वो टक्कर मार दी। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई है, जबकि 4 लोगों की मौत गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। वही घटना में 5 लोग अभी भी घायल बता रहे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है। आपको बता दें कि सभी लोग काम की तलाश में जबलपुर जाने वाले थे। शक्तिपुर एक्सप्रेस है जो डायरेक्ट जबलपुर जाती है, वहीं पर ये लोग रिलायंस में वहाँ काम करते थे। अपना उसी काम के सिलसिले में ये लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। जी ठीक है चंदन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को दिल्ली में यह बैठक होगी। कई अहम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। नई सरकार बनने के बाद पहली बैठक होगी।
सीएम नीतीश इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है जिसमें सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। 29 जून को दिल्ली में ये बैठक होगी। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जेडीयू के कई नेता इसमें शामिल होंगे। नई सरकार बनने के बाद पहली बैठक होगी ये, और जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश इस बैठक में शामिल होंगे। 29 जून का दिन तय किया गया है। इस दिन दिल्ली में बैठक होनी है जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई सरकार बनने के बाद, केंद्र में नई सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक है जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। तो ऐसे में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। और पटना से एक बड़ी खबर, आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार अध्यक्षता करेंगे। नतीजों के बाद पहली कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण एजेंडा पर मुहर लगने की संभावना है। कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। तो आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। नीतीश कुमार अध्यक्षता करने वाले हैं कैबिनेट की बैठक की। और आपको बता दें कि नतीजों के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है, यानी कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है बिहार में, और कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में बीजेपी के सांसद के साथ साथ सभी एमएलए और एमएलसी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इस अहम बैठक में चुनाव परिणाम की समीक्षा की गई। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन भी किया गया। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, और बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विधायक और विधान पार्षदों की मीटिंग में एनडीए को 75% सफलता मिली। विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल करने के लिए अहम चर्चा की गई। लोगों का संगठन, चुनाव में जो माननीय विधायक लोग लगे थे उनको भी धन्यवाद दे रहा था, और सभी विधायकों के सहयोग से, विधान परिषद के सहयोग से हम लोगों ने 75% सीटें जीती है बिहार की। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने में जो हमारे विधायक, विधान परिषद का सहयोग रहा, इसके लिए धन्यवाद भी दे रहा था। और आगे अब अगले एक साल में चुनाव विधानसभा के होने हैं। हम विधानसभा की चुनाव की भी तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हो चुकी है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि लगातार यादव समाज के लोगों को गोलियां मारी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ कोलकाता रवाना हुए। तेजस्वी के साथ उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी भी कोलकाता गई। पूरी तरीके से घिरी हुई है और पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और छपरा में तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार यादव समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है। और पूरे बिहार में आप देखते हैं तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है। ये पूरा घटना हुआ है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है। किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करें। वहीं तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जाति देख करके प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि अपराधियों के संरक्षक खुद लालू प्रसाद हैं। आरजेडी के लोग ही गुंडागर्दी करवा रहे हैं और सत्ता बदली है इसलिए बेचैन है। जो घटना घटी है यादवों को सरकार टारगेट कर रही है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कोई जाति आधारित किसी इशू पर प्रशासनिक तौर पर काम किया नहीं जाता, लेकिन जिनको ये लगता है उनको ये बताना चाहिए किस तरह ऐसा लगता है। स्पष्ट है कि घटना की जांच उच्च स्तरीय हो रही है और कार्रवाई हो रही है। अपराधी के संरक्षक कौन है? लालू प्रसाद है। यही लोग तो गुंडागर्दी करवा रहे थे। अभी सत्ता बदला है इसलिए ज्यादा चिंतित है। सब माफियाओं के साथ मिलकर पूरे सोन को जो लूटने का ये काम कर रहे हैं, वो चिंता दिखा रहा है उनकी। बिहार में हुई आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार अपराधियों को बचाने वाली नहीं है, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपराधियों को छिपा कर रखने वाली पार्टी आरजेडी है। बिहार में क्राइम पर सियासी उबाल,
तेजस्वी का सरकार से सवाल, सम्राट का करारा जवाब। जिस पार्टी की सरकार पर कभी जंगल राज के आरोप लगे थे, आज उसी पार्टी के नेता ने अपराध के मुद्दे पर बिहार की सरकार को घेरा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं की लिस्ट जारी करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर बिहार में डबल इंजन सरकार के चंद घंटों के मंगल राज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर दो उप मुख्यमंत्री समेत समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए है। जो है पूरी तरीके से घिरी हुई है और पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और छपरा में तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार ज्यादा समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है। और पूरे बिहार में आप देखें तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है। ये पूरा घटना हुआ है बिहार में, पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है। किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करें। तेजस्वी यादव के आरोप पर बिहार में सियासत कर रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार अपराधियों को बचाने वाली नहीं है, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपराधी को तो छुपा के यही लोग रखने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी अपराध। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी ने बिहार में जंगल राज स्थापित कर रखा था, जिसे एनडीए ने उखाड़ फेंका। जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उसका इलाज करने में वक्त लगता है, और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। किसके सरकार में कितने अपराध हुए इस पर सियासत होने से बेहतर होता कि किसी भी सरकार में कोई अपराध न होता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एलजेपीआर के अध्यक्ष और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने पार्टी को और मजबूत करने को लेकर के कवायद शुरू कर दी और दिल्ली में एलजेपीआर की बैठक हुई और इस मौके पर बिना नाम लिए चिराग पासवान ने इशारा किया कि अब चाचा के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। समय का चक्र कैसे 3 साल में 360 डिग्री घूम गया, वो इन 2 तस्वीरों से समझिए। गाजे बाजे के साथ चिराग पासवान का स्वागत हो रहा है, लोग उनके शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, मंत्री का पदभार संभालने की बधाई दे रहे हैं। लेकिन 3 साल पहले आज ही के दिन हालात बिल्कुल उलट थे। तारीख थी 13 जून 2021। इसी दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के टूटने की खबर मीडिया में आने के बाद चिराग पासवान अपने चाचा को मनाने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे। चिराग आधे घंटे तक गेट के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन चाचा पशुपति पारस के घर का दरवाजा नहीं खुला और जब आधे घंटे बाद घर में एंट्री मिली भी तो चाचा पशुपति पारस घर पर नहीं मिले। उस दिन पार्टी टूटी थी, बल्कि परिवार भी टूटा था। वो दिन हम सबके लिए एक कठिन दिन था। अब 3 साल बाद हालात बदल गए हैं। तब पार्टी टूटने के बाद चिराग अपनी पार्टी के अकेले सांसद बच गए थे, लेकिन आज चिराग ने न सिर्फ अपनी पार्टी को 1 से 5 सांसद वाली पार्टी बना दिया, बल्कि वही मंत्रालय हासिल कर लिया जो पार्टी तोड़ने के बाद उनके चाचा को मिली थी। कोई और नहीं, एक शेर का बेटा चिराग पासवान का काम कर रहा है। चिराग के मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर चिराग को बड़ा बेटा बताते हुए पोस्ट लिखा। पारस ने लिखा, केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। पशुपति पारस के पोस्ट को समय का चक्र घूमने के बाद भतीजे से संबंध सुधारने की कोशिश की तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन चिराग ने बिना नाम लिए ये इशारा दे दिया कि अब इस नए बंगले में चाचा के लिए नो एंट्री है। कई अपने इस मौके की तलाश में थे कि पार्टी गलती करे, परिणाम में कोई चूक हो
और हम लोग इनके सर पर चढ़े। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद चिराग अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाने में लगे हैं। कामयाबी कितनी मिलती है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल चिराग की चांदी है और चाचा अकेले। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली रवाना हो चुके। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। नौ जून को अपनी तीसरी पारी शुरू करने के बाद 13 जून को प्रधानमंत्री मोदी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुए। पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 13 से 15 जून तक इटली के अपुलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष का मुद्दा छाया रहने की संभावना है। वैसे भारत ने पहले ही दोहराया है कि यूक्रेन संघर्ष को हल करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प संवाद और कूटनीति है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 11वीं और पीएम मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की भी उम्मीद है। साथ ही पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ भी बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल पर भरोसा जताते हुए फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। पीएम मोदी की आंख और कान कहे जाने वाले अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आईबी प्रमुख रहे अजीत डोभाल 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं, जिनका मुख्य काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना होता है। एनएसए का ये पद पहली बार 1998 में तब बनाया गया था जब देश में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए गए थे। सरकार में ये पद काफी अहम होता है। और पटना से एक बड़ी खबर, बिहार में नीट पेपर लीक मामला। आपको बता दें कि बिहार में ईओयू जांच कर रही है। ईओयू ने कई अहम तथ्यों की मांग एनटीए से की थी और 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से जानकारी मांगी गई थी। बता दें आपको कि बुधवार की रात एनटीए ने ईमेल भेजा और ईमेल के जरिए ईओयू को आपको बता दें कि आधा अधूरा जवाब भेजा गया। जवाब में सिर्फ कुछ ही छात्रों के नाम और रोल नंबर भेजे गए। कुछ अन्य जानकारियां एनटीए ने ईओयू को भेजी हैं। एनटीए ने अब भी मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ईओयू को नहीं दिए हैं। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले नजर सुर्खियों पर।